नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट 500 प्रश्न। तो दोस्तों उनमें हमने देख लिए थे 250 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा ये नंबर 6 का वीडियो है जिसके अंदर हम देखेंगे 251 से लेके 300 तक की जो शिक्षण विधियां हैं दोस्तों उनको। तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं दोस्तों 251 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उच्चारण कौशल की जो परीक्षा है वो किससे ली जा सकती है। तो किससे ली जा सकती है उच्चारण कौशल की मौखिक परीक्षा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। देखते हैं दोस्तों एक एक कथन को। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है, सही है दोस्तों। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, यह भी सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषयी कमजोरियां जानी जा सकती है, नहीं जानी जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों जो प्रश्न है उनका निर्माण समय सादे होता है, यह भी गलत है दोस्तों। तो यहां पर आपका जो पूछा क्या है सही नहीं है। कौन कौन से सही नहीं है, 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन है जो सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 253। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण है उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, उपहास नहीं होना चाहिए। उत्साहवर्धन, अभ्यास और सहानुभूति ये होनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, उपहास। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 254 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। सामान्य से जो विशिष्ट का सिद्धांत है वो निम्न में से किसमें प्रयोग होता है, किसमें होता है, निगमन विधि में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 255 की ओर। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यहां पर हम देखते हैं, अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना व सुधार लाना। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और उसमें सुधार लाना। आगे चलते हैं दोस्तों 256 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन है वो सही है दोस्तों। तो देखते हैं, सर्वे दर्शे सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, सही है ये कथन। चार्ट एवं ग्राफ सर्वे दर्शे सामग्री है, नहीं है दोस्तों। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, नहीं दोस्तों। शिक्षण में कुशलता के लिए सर्वे दर्शे सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी गलत है। तो आपका यहां पर 1 नंबर ऑप्शन है जो ही क्या है, सिर्फ सही है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 257 नंबर क्वेश्चन की ओर। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं, ध्यान से समझे दोस्तों, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच है वो कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं, पायलट स्टडी। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा, सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अधिगम की संपूर्णता होती है। जो अधिगम है इसकी संपूर्णता होती है, किसमें होती है, इकाई योजना में। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 259 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेखन कला का विकास होता है। तो लेखन कला का जो विकास है वो किससे होता है, देखने, सुनने, अनुकरण या अभ्यास। तो किससे होता है, लेखन कला का अभ्यास करने से लेखन कला का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण के अंदर जो उपलब्धि है उसकी जांच किससे की जा सकती है, उपलब्धि परीक्षण से। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं, शिक्षण विधि को स्थायी रखना, यही है दोस्तों जो उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, गलत है। तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, यह भी सही है।
पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना और इनमें से कोई नहीं। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा की शिक्षा दी जाती है, भाषा की जो शिक्षा है वो दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। 1 नंबर ऑप्शन यहां पर भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? जो व्याकरण अनुवाद विधि है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, जो लेखन क्रिया है उसके शिक्षण का जो आरंभ है वो होता है किससे होता है? सीधी रेखाओं से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। अगर लेखन क्रिया जो शिक्षण है उसका आप आरंभ करना चाहते हैं तो आपको सीधी रेखाओं से आरंभ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रुत पाठ है, इनमें से द्रुत पाठ कौन सा है? तो द्रुत पाठ है यहां पर दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन फिर सही रहेगा, कविता का अध्ययन। कविता का अध्ययन क्या है? द्रुत पाठ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 नंबर। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, शब्द भंडार में आप वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? गद्य शिक्षण। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 267 नंबर की ओर। भाषा शिक्षण में दर्शे सर्वे साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। भाषा शिक्षण के अंदर दर्शे और सर्वे साधनों का जो प्रयोग किया जाता है उसका मुख्य प्रयोजन है वो क्या होता है? तो उनका मुख्य प्रयोजन क्या होता है दोस्तों? तो देखते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए जो अधिक उपयोगी है वो क्या है? मौन वाचन है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी ये रिपीट बार बार एग्जामों में हो सकता है। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी या अधिक उपयोगी है वो है मौन वाचन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली चल रही है उसके अंदर क्या दोष है दोस्तों? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, यह भी दोष ही है दोस्तों। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, यह भी एक दोष है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, यह भी एक है जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली चल रही है उसके दोष है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन इनमें से सभी ये क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 270 की ओर। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, जो हिंदी शिक्षण है दोस्तों इसके अंदर उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण के समय में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? उपलब्धि परीक्षण के समय इनमें से कौन सा कथन है जो क्या नहीं है, सही नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं कौन सा कथन गलत है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है, यह भी सही है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता, यह भी सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। तो उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त यानी सही नहीं है, यह है तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, द्वितीय भाषा शिक्षण की जो तुलनात्मक विधि है वो है व्यतिरेकी विधि। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन का प्रकार है, मौन वाचन का प्रकार है। तो मौन वाचन का प्रकार अगर हम यहां पर देखें तो आपका रहेगा व्यतिक वाचन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? किसका संबंध है जो बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है दोस्तों? प्रतिलिपि का। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275 नंबर। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना
चाहिए। भाषा कौशल का अगर आप विकास कर रहे हैं तो सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? श्रवण कौशल का। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276 नंबर, कौन सा कथन संगत नहीं है? कौन सा कथन है जो संगत नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं है देखते हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, यह तो संगत है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, यह भी सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है, यह भी सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं, यह क्या है? संगत नहीं है दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 277 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो कौन सा परियोजना का प्रकार है जो थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो कौन सा है दोस्तों? वो उत्पादन प्रायोजनाएं। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा? सही रहेगा, उत्पादक प्रायोजनाएं। नेक्स्ट चलते हैं 278 की ओर, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, वैधता है, विश्वसनीयता है, निदानात्मकता है, नकारात्मकता अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं 279 की ओर, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने या भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो भाषा सीखने या सिखाने का उद्देश्य देखते हैं दोस्तों, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग करना। भाषा सीखने या सिखाने का यही उद्देश्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या रहता है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं 281 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? देखते हैं, पहला है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, यह कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, यह भी कोई उद्देश्य नहीं है। भाषा के व्यापारिक सीखने पर बल देना, यह भी कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं, चौथा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा को सृजनशील प्रयोग करना, यह सही है दोस्तों। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। फिर समझे क्वेश्चन को, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना, ये भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के क्या है? तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक जो भाषाओं का प्रयोग है वो किस में सहायक है? संज्ञानात्मक विकास के अंदर सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 284 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए देखते हैं दोस्तों इसका। तो पहला है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, कोई मतलब नहीं है। केवल कहानियों व कविताएं हो, कोई मतलब नहीं है इसका भी। विदेशी साहित्य की रचना हो, इसका भी कोई मतलब नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में जो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, उन रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 285 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे?
हिंदी भाषा है उसका आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप उस समय सबसे ज़्यादा किसको महत्व देंगे, किसको देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, सीखने की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 286 नंबर। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कारक है वो सर्वाधिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा? कौन सा रहेगा? समृद्ध भाषिक वातावरण। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 287 नंबर की ओर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अगर सर जो महत्वपूर्ण अंतर है वो क्या अंतर है दोस्तों? भाषिक परिवेश की उपलब्धता का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288 नंबर। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन है, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना, उसको समझना। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसको समझना, उसको जानना। 2 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो क्या हो? भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो हो सरल भाषा में प्रयुक्त हो, नहीं बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। सही है दोस्तों। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखना चाहिए जो बच्चों के क्या जुड़े हो? परिवेश से जुड़े हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का? तो दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291 नंबर क्वेश्चन। 291 नंबर क्वेश्चन है भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक जो परीक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, नहीं है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। सही है दोस्तों। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक जो परीक्षण है उसका उद्देश्य है कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी जो कठिनाइयां हैं उनके जो संभावित कारण है उनकी पहचान करना। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? समस्याओं की पहचान पर, नहीं दोस्तों, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यह सही रहेगा। जो समस्याएं हैं उनके जो कारण हैं उनकी सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? पहला ऑप्शन है सहज स्वाभाविक होता है। सही है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। साहचर्य जो विधि है उसका आविष्कार किसने किया था? मोंटेसरी ने। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है और उसके बाद बच्चे उसके बाद बोलते हैं तो उस विधि को कहते हैं। कक्षा के अंदर अध्यापक पहले बच्चे बाद में जिस विधि में बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 296 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 296 नंबर क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजन पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि नियोजन शिक्षण उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझे। शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजन पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि नियोजन और शिक्षण, ये जो आपको यहां पर क्या दिया गया है जो शिक्षण चक्र दिया गया है ये किस प्रकार के शिक्षण चक्र का, किस प्रकार के शिक्षण का चक्र है? सूक्ष्म शिक्षण का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करें, इसके लिए आवश्यक है।
जो विद्यार्थी गण है वो अक्षर विन्यास व वर्तनी की अशुद्धियां न करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? श्रुत लेख का अभ्यास। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। एक यहां से इंपॉर्टेंट बात आपके जो है वो मैं लेकर आया हूं दोस्तों, श्रुत लेखन की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं? पहला है प्राथमिक स्तर पर यह उपयोगी है, सुनकर शुद्ध, सुंदर और उचित गति से लिखना, अनुलेखन यानी गति के साथ साथ लिखना, प्रतिलिपि अनुलिपि के उपरांत श्रुतलेख लिखना, हाथ कान मस्तिष्क का संतुलन, वर्तनी के दोषों को दूर करना। यह क्या है? श्रुत लेखन की विशेषताएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 298 नंबर क्वेश्चन। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का जो श्रेष्ठतम साधन है वो क्या है? मातृभाषा है। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। निगमन जो प्रणाली है उसका तात्पर्य क्या है? देखते हैं दोस्तों। पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष निकालना नहीं है दोस्तों। अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना यह भी नहीं है। पहले कई नियमों का प्रस्तुत करना नहीं है। पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निगमन प्रणाली का तात्पर्य मतलब पहले नियम फिर उनके बारे में जानकारी या उनकी व्याख्या करना। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। 500 वीडियो के जो 500 क्वेश्चनों के जो वीडियो चल रहे थे उसमें हमारा ये 6ठा वीडियो था जिसका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अक्षर कार्डू के द्वारा शब्द बनाना, शब्द में हिज्जे अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश कार्ड विधि। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। तो दोस्तों एक बार सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें जल्दी से और बताएं कैसा लगा ये आपको वीडियो। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें। हर एक साथी अपने साथी जो एरिया है वहां से अधिक मित्रों को हमारे साथ जोड़ें दोस्तों। और चैनल को अभी तक जिस भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।